नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैप्टर नंबर 8 फिनशाला के इस नए वीडियो पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं एनआईएसएम के करेंसी डेरिवेटिव एग्जामिनेशन की। चैप्टर नंबर 8 डील करता है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से। और यहाँ पर जैसा आपको पता होगा कि हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक के हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप इस नए चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले तो आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड का एग्जामिनेशन भी देना चाहते हैं एनआईएसएम का, तो उसकी सीरीज भी हमने पहले से आपके लिए बना के रखी हुई है, आप उसको भी एक बार रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि when the members who offer scrip in an auction fail to deliver the same, the outstanding transaction is। अगर आपने आपको स्क्रिप्ट सेल की थी, आपने आपको स्क्रिप्ट डिलीवर करनी थी, अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये पोजीशन क्लोज आउट हो जाएगी। यानी कि जो आपका बाय है उसको सेल कर अज्यूम कर लिया जाएगा, और अगर सेल है तो उसको बाय करके सेटल कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ये आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज आउट हो जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। What are the basic accounting heads to be maintained by a market participant for maintaining currency futures account? एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर दो अकाउंट होंगे। आपके इनिशियल मार्जिन का होगा करेंसी फ्यूचर्स का अकाउंट, और एक अकाउंट आपको मेंटेन करना होता है मार्क टू मार्केट का। तो ये दोनों अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, इनिशियल मार्जिन और मार्क टू मार्केट अकाउंट का। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लिटरली जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। Which of the following best describes key aspect of discretionary trading done by the trading member in account of its client? अब अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ट्रेडिंग मेंबर नहीं कर सकता। जो भी ट्रेड होगी वो ट्रेड क्लाइंट के द्वारा ही पुट की गई होनी चाहिए। ट्रेडिंग मेंबर यानी ब्रोकर अपने मन से, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपने मन से ट्रेड करना, वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है तो ये है कि अगर क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो क्या वो उसका ऑर्डर प्लेस हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, एक ही कंडीशन पे, जब क्लाइंट अपना ऑथराइजेशन खुद दे किसी को। तो जिस किसी को भी वो अपना ऑथराइजेशन देगा वो उनका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, यानी मदर, फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस। ये जितने भी लोग हैं इनको ही आप ट्रेडिंग का ऑथराइजेशन दे सकते हो, इसके अलावा नहीं दे सकते। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा द क्लाइंट हैज गिवन प्रायर रिटन ऑथराइजेशन टू स्टेटेड इंडिविजुअल, ट्रेडिंग मेंबर को नहीं है, टू यूज डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड द अकाउंट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडिंग मेंबर। तो क्लाइंट के सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, क्लाइंट को उस ऑथराइज्ड पर्सन से भी सिग्नेचर लेना है, अपना सिग्नेचर करना है, ट्रेडिंग मेंबर को देना है, ट्रेडिंग मेंबर को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद ही उस व्यक्ति के कोड में कोई और ट्रेड कर सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4। In a system where no vehicle currency is used to calculate the currency pair, the formula to calculate is। जैसा हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर कोई व्हीकल करेंसी बीच में नहीं है, सारी कंट्रीज अलग अलग करेंसी पेयर बनाती हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एन 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 माइनस 1/2। तो अगर 100 कंट्रीज हैं या करेंसी पेयर हैं तो इधर होगा 100, इधर होगा 99 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 50, तो ये हो गया आपका 4950। ठीक है, इतने करेंसी पेयर बनेंगे। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, या तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन में आएगा या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में आएगा ही आएगा।
तो तैयारी करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द मैक्सिमम नेट एनपीए यानी कितना एनपीए एडी कैटेगरी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक का हो सकता है अगर उसे ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर किसी भी करेंसी एक्सचेंज का बनना है तो वो होता है 3%। 3% से ज्यादा एनपीए नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल पे इन एंड पे आउट ऑफ एमटीएम और पी&एल ऑन कैंसिलेशन या मेच्योरिटी ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? जब भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होगा आपका ट्रेड चला जाएगा सेटलमेंट पे। तो सिर्फ मार्क टू मार्केट नहीं होगा, सिर्फ क्लियरिंग नहीं होगा, सिर्फ मेक पे आउट नहीं होगा, अल्टीमेटली पूरा का पूरा एक सेटलमेंट होगा। तो इस चीज के लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सट्रीम लॉस मार्जिन डिडक्टेड फ्रॉम द लिक्विड एसेट्स ऑफ क्लियरिंग मेंबर ऑन रियल टाइम बेसिस, यानी जितना आपका लॉस होता जाता है आपका यानी क्लाइंट का, तो आपका जो क्लियरिंग मेंबर है उसके अकाउंट से लगातार डिडक्ट किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। तो चलिए अब आप हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ देर इज नो ट्रेडिंग इन द लास्ट हाफ एन आवर डैश प्राइस विल बी मार्क टू मार्केट सेटलमेंट प्राइस। तो पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। नॉर्मली जब आप देखते हो एमटीएम होता है मार्क टू मार्केट, वो होता है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। अब ये जो क्लोजिंग प्राइस होती है ये एमटीएम किसके ऊपर होता है? क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होता है। और ये जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है? लास्ट हाफ एन आवर का वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाता है। अब अगर लास्ट हाफ एन आवर का वेटेड एवरेज प्राइस इसलिए नहीं निकाला जा पा रहा है क्योंकि इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, तब एक्सचेंज को एक थियोरिटिकल प्राइस निकालनी पड़ती है जो कि होती है स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। इस फॉर्मूले के साथ वो थियोरेटिकल सेटलमेंट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एसटीटी इन द सिक्योरिटीज इज द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज लेविड ऑन डैश ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो वो होता है परचेज एंड सेल यानी बोथ ए एंड बी। Question number 10. In case of sale of futures and options in securities, STT is payable by both buyer and seller. तो ये false होगा, right? It will be false. क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आया? ये था चैप्टर नंबर 8। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आपका काम ये है कि आपको इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो पे जो कि होगा चैप्टर नंबर 9 के ऊपर।